नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। उत्तराखंड के मदरसों पर बड़ा खुलासा सामने आया है। उत्तराखंड में मदरसों में हिंदू बच्चों को दी जा रही है इस्लामी शिक्षा। ये खुलासा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किया है। आयोग का दावा है कि उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। इसके साथ ही कई मदरसे ऐसे भी हैं जहां हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इनकी विभाग को कोई जानकारी ही नहीं थी और जो सरकार की मान्यता वाले या ग्रांट वाले मदरसे हैं उनमें हिंदू बच्चों को पढ़ाए जाने की जानकारी भी हमको मिली है। ये जानकारी हमको पूर्व में भी मिली थी, तब 749 बच्चों की जानकारी थी। आज हमने पुनः इस बारे में समीक्षा की। 196 बच्चे अभी भी जो हिंदू हैं या दूसरे गैर इस्लामिक धर्मों के हैं इन मदरसों में जाते हैं, ऐसा पता चला। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि किसी भी बच्चे को उसके माता पिता की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का गठन इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के देने के उद्देश्य से एक कानून के द्वारा किया गया है और वो कानून इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अब उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को समन भेजकर दिल्ली तलब करने की तैयारी में है। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों के अधिकारों को लेकर उत्तराखंड के 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके साथ ही आयोग की टीम ने देहरादून के कई मदरसों का भी औचक निरीक्षण किया था। इसी निरीक्षण के दौरान मदरसों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं देखी गई। आयोग को देहरादून में 2 मदरसे ऐसे भी मिले जहां उत्तर प्रदेश और बिहार से 21 मुस्लिम बच्चे लाकर रखे गए हैं। कारगी ग्रांट इलाके में औचक निरीक्षण किए जिसमें 2 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो उत्तराखंड राज्य के बाहर से बच्चों को लाकर के यहाँ रखे हुए हैं और उनको उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित किए हुए हैं। हमको बिहार से लाए हुए बच्चे मिले, हमको उत्तर प्रदेश से लाए हुए बच्चे मिले। अगर हम ये पूछते हैं उनसे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो उनकी आंखों में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, सरकारी अधिकारी बनने के ख्वाब नहीं है। वो सारे के सारे बच्चे केवल मुफ्ती, मौलवी, काजी और कारी बनना चाहते हैं। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार अल्पसंख्यक बच्चों के साथ किया जाना बहुत खेदजनक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के इस दावे ने सभी को हैरान कर दिया है कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग की मिलीभगत के कारण 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। क्योंकि निरीक्षण में एक ऐसा मदरसा भी मिला जो स्थानीय बच्चों को शुल्क लेकर पढ़ा रहा था। जांच में सामने आया कि उसका एक स्थानीय स्कूल के साथ टाई अप है। प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि मदरसों में मिली अनियमितताओं पर आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के डीएम को आयोग दिल्ली तलब करने वाला है। सभी डीएम से पूछा जाएगा कि इन अनमैन्ड मदरसों की मैपिंग में हीला हवाली क्यों की जा रही है। हमको एक मदरसा ऐसा भी मिला जो स्थानीय बच्चों को फीस लेकर पढ़ा रहा था और उसने जांच के दौरान ये बताया कि एक स्थानीय स्कूल के साथ उसका टाई अप है। ये टाई अप जो है शिक्षा का अधिकार कानून की परिधि के बाहर की वस्तु है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग में किसी न किसी स्तर पे गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार इसका कारण हो सकता है जिसके कारण इस प्रकार के अवैध टाई अप चल रहे हैं और बच्चों को उनके बुनियादी तालीम के अधिकार से महरूम किया जा रहा है। हमने तत्संबंध में कार्रवाई करने हेतु मौखिक निर्देश दिए हैं। दिल्ली पहुंचकर नोटिस जारी करेंगे।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी 15 दिन का समय दिया है। उससे पूछा गया है कि सरकारी मदद और मान्यता से चल रहे मदरसों में हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, दूसरे राज्यों के बच्चों को भी मदरसों में कैसे रखा गया है, जबकि ऐसा करना गलत है और अपराध की श्रेणी में भी आता है। आयोग के मुताबिक जो बच्चे दूसरे राज्यों से उत्तराखंड के मदरसों में लाए गए हैं, उन्हें जल्द वापस पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस बीच पूरे मामले पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान आया है। कासमी ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मदरसों में प्राइमरी शिक्षा पहले से दी जा रही है। यहाँ भारत की शिक्षा नीति के मुताबिक तालीम दी जा रही है। कासमी ने मदरसों को सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए तालीम का केंद्र ना समझने की बात कही। यमुनोत्री की यात्रा में श्रद्धालुओं को हो रही अव्यवस्थाओं को शासन प्रशासन पूरी तरह दूर नहीं कर पाया कि अब गंगोत्री यात्रा के रास्ते पर जाम ने नया संकट खड़ा कर दिया है। गंगनानी से गंगोत्री के बीच जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। 60 किलोमीटर के दायरे में हजारों वाहन दिन भर जाम में फंसे रहे। गर्मी और धूप के बीच घंटों जाम में फंसे तीर्थयात्री बेचैन और परेशान नजर आए। जिन तीर्थयात्रियों को सोमवार को गंगोत्री धाम जाना था, वो जाम में ही फंसकर रह गए और धाम तक नहीं पहुंच पाए। प्रशासन कह रहा है कि यमुनोत्री की भीड़ गंगोत्री धाम में पहुंचने से दबाव बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गंगा सप्तमी पर टिहरी और उत्तरकाशी जिले की देव डोलियों के पहुंचने से गंगोत्री के रास्ते पर ऐसे हालात बने हैं। इस बीच सरकार ने गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। गंगोत्री यात्रा मार्ग पर भीषण जाम की वजह से भक्तों से भरा रहने वाला गंगोत्री धाम सूना पड़ा है। जाम की वजह से तीर्थयात्री धाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और जल्दी समाधान निकालने की मांग की। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे हैं पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीआरओ ने जो मलबा जहाँ पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग न तो यमुनोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं, न तो गंगोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं, और वापस लोग जो बिना दर्शन किए हुए जो है रास्तों से वापस जाना पड़ रहा है। टिहरी में चारधाम यात्रा मार्ग से भी सरकारी दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है। टिहरी जिले के ऋषिकेश चंबा मार्ग पर कई हैंडपंप बदहाल हालत में हैं। कुछ हैंडपंप तो सालों से मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर सफर करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके और गर्मी में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए सरकार ने जगह जगह हैंडपंप स्थापित किए थे। लेकिन हैंडपंपों की बदहाली से ना तो इस इलाके के लोगों को पानी मिल पा रहा है और ना ही तीर्थयात्रियों को। लेकिन अफसर अब भी दावे कर रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है। चारधाम यात्रा का जो रूट है उसमें हमारे टोटल अगर तीनों डिवीज़न जुड़े जाएँ तो उसमें 502 हैंडपम्प हैं, जिनको हमने पेंटिंग वगैरह उनमें जो उसकी साफ़ सफाई थी, और टोल फ्री नंबर जो कि हमारा उत्तराखंड राजस्थान का टोल फ्री नंबर है 1800-180-4100, तो उस पर भी हमने नंबर दर्ज करवा दिया है। और कोई भी अगर इस प्रकार से उसमें पानी ना आना या कोई अन्य प्रकार की दिक्कत है तो उस पर कंप्लेंट दर्ज करा के तुरंत उसका समाधान कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, पर कोई जमीनी तैयारी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर नहीं की है और यही वजह है कि श्रद्धालु भारी तकलीफ झेल रहे हैं। विपक्ष लगातार जो है सरकार को चेताने का काम कर रहा था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, वहां पर प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आई। आप देखिए कि हजारों श्रद्धालुओं को जो है दर्शन किए बिना जो है वापस जाना पड़ा। वही स्थिति बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट उद्घाटन के अवसर पर नजर आई। वहां भी जो है इतने संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई। आखिर व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान हरिद्वार में भी जो है व्यवस्थाएं हावी रही, पुलिस को लाठियां बाजनी पड़ी और श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हुई। आखिर इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन विभाग और प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन धरातल पर जो है व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। आखिर किसकी जवाबदेही है? पर्यटन मंत्री कहाँ हैं? वो पिछले वर्षों की तरह जो है नदारद है। आखिर उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं इस चारधाम यात्रा को लेकर के? चारधाम यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान आया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। यमुनोत्री धाम में अव्यवस्थाओं और मार्ग पर जाम के वायरल वीडियो पर भी मंत्री ने जवाब दिया। कहा कि वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ सभी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएंगी। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं।
आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहाँ रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है, थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए। केदारनाथ धाम की यात्रा में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जैसी यात्रा अव्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए सचिव गृह दिलीप जावलकर ने रुद्रप्रयाग में समीक्षा बैठक की। जावलकर एक दिन के दौरे पर रुद्रप्रयाग आए थे। उन्होंने सभी अफसरों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम में सभी तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में और स्लाइडिंग जोन में सुरक्षा बलों के साथ तालमेल होना चाहिए। सोनप्रयाग और गुप्तकाशी से पहले ही यात्रा को मैनेज करने और जाम से निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के पहले 72 घंटों में हृदय संबंधी दिक्कतों की वजह से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस पर प्रदेश के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चिंता जाहिर की है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये बहुत दुखद है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और समय समय पर श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही। केदारनाथ जी हो गए, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप कैंप और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन चारों धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। देखिए, जो डेथ हुई है वो दुखद है। सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है यात्रा को सुगम बनाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रा को सुखद बनाने के लिए, और मुझे उम्मीद यही है कि डेथ रेट कम होगी और हेल्थ विभाग जो है वो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी इसमें देगा। रुड़की में बीजेपी नेता के होटल में लड़के लड़कियों के पकड़े जाने के बाद हुआ जोरदार हंगामा। रुड़की में दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में कुछ लड़कियों और लड़कों के कथित तौर पर एक साथ कमरों में होने की खबर फैली। इस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस की टीम मौके पर आई और हालात किसी तरह काबू में किए। पुलिस के मुताबिक होटल के एक नाबालिग जोड़े को पकड़ा गया जो अलग अलग समुदाय के हैं। वहीं भीम आर्मी का आरोप है कि बीजेपी नेता होटल में गलत काम करवाते हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की में माधोपुर हजरतपुर गांव से होकर निकलने वाले निर्माणाधीन 6 लाइन हाईवे पर हंगामा हो गया। आसपास के कई गांव के लोगों ने मुआवजा राशि न दिए जाने का आरोप लगाते हुए एनएच के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काम को भी रुकवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनएच के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, लेकिन कई बार चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पैसा मिल नहीं रहा, बस हमें चक्कर काट काट के थक गए। वो यही कहता है कि बस 8 दिन में और 4 दिन में और 6 दिन में पेमेंट आ जाएगी। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए, भैया हम इसलिए इकट्ठा हुए भैया तो पैसा दो, नहीं तो काम बंद कर दो। उत्तराखंड एसटीएफ ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, 14 डेबिट कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक कंप्यूटर, बैंक की पासबुक और लेन देन का रजिस्टर बरामद किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक रजिस्टर में ठगी करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। पिछले कुछ समय से देश भर में क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी कॉल कर उनसे धोखाधड़ी किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसकी शिकायतें गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल पर हो रही हैं। ऐसी कई शिकायतें उत्तराखंड से भी हुई, जिसके बाद एसटीएफ ने ऑपरेशन चलाया और गैंग के विपिन पाल नाम के मास्टरमाइंड को धर दबोचा। आरोपी मूल रूप से यूपी के शामली का रहने वाला है। जैसा कि इस केस में वो लोग एक लिंक भेजते थे और उसमें कहते थे कि आप अपनी डिटेल शेयर करिए। इस प्रकार का कोई भी लिंक जिसको आप अप्रूव नहीं करते हैं, जो आपने इसको वेरीफाई नहीं किया है, उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि आपके पूरे फ़ोन की एक्सेस सामने वाले के पास जा सकती है। उसमें आपका पर्सनल डेटा भी हो सकता है, आपके क्रेडेंशियल्स, आपके पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसका कि मिसयूज आगे किया जा सकता है। देहरादून की एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, टला बड़ा हादसा। घटना देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस पटाखा फैक्ट्री में हफ्ते भर पहले भी आग लगी थी। तब एक बार फिर आग लगी तो सवाल खड़े हो गए। हालांकि दोनों बार ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है।
हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े तीर्थ पुरोहित परिवार की बुजुर्ग महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात के वक्त बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। पूरा परिवार गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजन के लिए हर की पैड़ी गया हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 संदिग्ध युवक घर में घुसे और किसी भारी चीज से बुजुर्ग महिला के सिर पर हमला कर उसकी जान ले ली। बगल में रहने वाले रिश्तेदार के बेटे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस को अब तक इस हत्या का मकसद नहीं पता चल पाया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए कई प्रदेशों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद धामी अब पंजाब में प्रचार करने पहुंचे। आनंदपुर साहिब से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा जी के समर्थन में रोड शो किया। नामांकन में भी मौजूद रहे। शाम को धामी ने चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन के लिए चुनावी रैली की। मसूरी के पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की नई किताब का विमोचन हो गया है। ये किताब रस्किन बॉन्ड ने खुद की जिंदगी पर लिखी है। नई किताब के विमोचन के साथ साथ रस्किन बॉन्ड ने अपना 90वां जन्मदिन भी प्रशंसकों के बीच मनाया। दोहरी खुशी के इस मौके पर केक काटा गया और रस्किन को तोहफे भी दिए गए। आने वाली 19 मई को रस्किन 90 साल के हो रहे हैं। रस्किन का कहना है कि उम्र में इस पड़ाव पर वो स्लो हो गए हैं, लेकिन लिखना नहीं छूटा है। This is my birthday week, so I'll be 90, completing 90. And I started writing when I was just out of school, when I was 16 or 17. My first story was published in 1951. तो दोस्तों, इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।